जानिए कहानी शिवानंद तिवारी की। भोजपुरी के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी। स्कूल में झेला ये सब कुछ। उनके पिता को हथकड़ियों में देखकर भावुक क्यों हो गए थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने इनके पिता को दी थी सलाह, मेरे जैसा कैदी बनना, जेपी जैसा नहीं। आंदोलन में डंडे खाते खाते ठान लिया था, बनेंगे तो राजनेता ही। ऐसे शुरू हुआ सफर। जानिए कहानी जिंदगी की सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के खास एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने वाले हैं जिन्होंने श्री कृष्ण सिन्हा से लेकर नीतीश कुमार तक का बिहार देखा है। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनका बचपन उन लोगों के बीच में बीता है जिन्होंने बिहार की राजनीति की नींव रची थी, जिनके पिताजी बिहार में होने वाले पहले चुनाव में एमएलए चुनकर आए थे, और आज बिहार में एमएलए के पद पर उनके बेटे खुद भी विराजमान हैं। आज कहानी सुनेंगे हम शिवानंद तिवारी की। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका जन्म आज़ादी के पहले हुआ था। आपका जो बचपन है उस भारत में बीता है जो अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए अत्याचार के संघर्ष से उभर ही रहा था, और तभी आपके पिताजी भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभा रहे थे, जब राजनीति जो थी वो बिल्कुल तितर बितर थी, बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आज ये बताएं कि आपका बचपन उस नए नए आज़ाद हुए भारत में कैसा था। देखिए, बचपन का एक हिस्सा तो गुलाम भारत में बीता और गांव में बीता। हम लोगों के ज़माने का गांव जो है वो आज जो हालत है उससे बिल्कुल अलग किस्म की हालत थी, इसलिए कि गांव में न सड़क थी, न कोई बिजली बत्ती थी, न वो ज़माना टेलीफोन का था, न मोटरसाइकिल का था। साइकिल भी माने किसी किसी के पास होती थी, लेकिन इसके बावजूद गांव में उस तरह का तनाव, मानसिक तनाव नहीं था जो आज शहरों में दिखाई देता है, इसलिए कि मैंने गैर बराबरी नहीं थी। गांव में लगभग सब लोग 19-20 बराबर ही थे। कौन से गांव से थे आप? हमारा गांव जो है वो भोजपुर जिला का रामडीहरा गांव है। हमारे अगल बगल बेलवनिया है, सलेमपुर है, बरजा है। वहाँ छोटा गांव है मेरा। गांव के किनारे से नदी बहती है, तो जिस गांव के किनारे से नदी बहती है उसका थोड़ा आनंद अलग किस्म का होता है। बरसात के दिनों में नदी भर जाती है, तो पुल है हमारे यहाँ नदी को पार करने के लिए, उससे लोग कूद कूद के पुल से मैंने नदी में कूदते हैं, नहाते हैं। तो गांव के लड़के हो, लड़कियां हो, सब लोग तैरना जो है जान जाते थे। हम भी थोड़ा बहुत तैरना मैंने गाँव के ही नदी में सीखे। बाद में पिताजी हमारे पुलिस के सिपाही थे और उनका जीवन बड़ा संघर्ष वाला बीता, इसलिए कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बहुत ही गरीब वाली थी। बहुत बचपन में उन्होंने 13-14 बरस के उम्र में उन्होंने रसोई बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद जो है पानी पाने का काम शुरू किया रेलवे स्टेशन पर। फिर अखबार बेचा उन्होंने कलकत्ते में। उसके बाद पुलिस की सिपाही हुए, और पुलिस में भी मैंने उनकी नौकरी जो है वो काफ़ी दिन तक 15-16 साल तक चली। उसके बाद जो है जमशेदपुर में जब उनकी पोस्टिंग थी, और अपने माने जो सिपाही लोग थे, उनके साथी थे, उनका उन्होंने एक संगठन बना करके रखा हुआ था और लोग उनको नेता मानते थे। तो गांधी जी की जब गिरफ्तारी हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ, 9 को सबके सब लोग गिरफ्तार हो गए। उसके विरोध में उन्होंने माने जुलूस निकाला, सिपाही वर्दी में, हाथ में कांग्रेस का झंडा या कहिए कि राष्ट्रीय झंडा, और मार्च करते हुए बिष्टुपुर बाजार में महात्मा गांधी का जयकार लगाते हुए। ये एक अनहोनी घटना थी, क्योंकि फौज का विद्रोह लोगों ने सुना था, देखा था, लेकिन जो सिपाही है उसका इस तरह से कभी कोई रूप नहीं दिखाई दिया था। नतीजा हुआ कि गिरफ्तारी हुई। रात में सोए हुए थे लोग, पूरा माने अंग्रेजी जो टॉमी पुलिस कहलाती थी, एंग्लो इंडियन वगैरह वाले लोग, उन लोगों ने घेर लिया। घेर करके इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके ले गए हजारीबाग जेल में। संयोग देखिए, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश जी बंद थे, रामनंदन मिश्रा बंद थे, योगेंद्र शुक्ल बंद थे।
जो बाद में ये लोग जेल से भागे। तिवारी जी के वहाँ जाने के बाद जो है दो घटनाएं हुई। एक तो ये हुआ कि जयप्रकाश जी के साथ हमारे पिताजी की मुलाकात हुई, रामानंद तिवारी उनका नाम था। तो जयप्रकाश जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तिवारी जी यहाँ आए हैं, पुलिस के जो बगावती पुलिस है उसके नेता आए हैं, तो उन्होंने संपर्क किया और संपर्क करके उनको समाजवाद की मैंने एक ढंग से समझिए कि दीक्षित किया। उनसे पूछा कि किस लिए आप जेल आए, तो आज़ाद देश को आज़ाद कराने के लिए। तो आज़ाद देश कैसा होगा, अब इसी सवाल से मैंने समाजवाद की दीक्षा उनको उन्होंने दिया। और उसके बाद जो है मैंने जेल से वो फरार हुए। तो फिर हमारे पिताजी का जेल से निकलने के बाद उस मैंने 42 वाला जो ये हुआ था उसमें 1-1.5 साल जेल में रहे। उसके बाद निकले। फिर 46 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ बन गई थी, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं कहा जाता था, उस समय प्रीमियर कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर लोग कहलाते थे जो चीफ मिनिस्टर थे। वो गया में पुलिस का बगावत हो गया और उसमें तिवारी जी इन्वॉल्व हो गए। तो समझिए कि पूरे बिहार में जो है पुलिस के सिपाहियों ने हड़ताल कर दिया। देश का विभाजन हो रहा था, देश आज़ाद होने वाला था। उसी समय जो है सांप्रदायिक दंगा तनाव बढ़ गया। गांधी जी उन्हीं दिनों नोआखली में घूम रहे थे। नोआखली में या बंगाल में जगह जगह से ये खबर आ रही थी कि वहाँ जो है हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उसकी प्रतिक्रिया यहाँ हुई। बिहार में भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ और पटना, नालंदा, नवादा वगैरह जो ये इलाका है, इस इलाके में काफ़ी लोग मारे गए, संपत्ति लूटी गई, मैंने औरतों के साथ बलात्कार हुआ, सब लोग यहाँ हुए। गांधी जी को खबर मिली। गांधी जी जो है फिर पटना आए। पटना लंबे समय तक रहे और उन्होंने घूम घाम करके ये मैंने सांप्रदायिकता के आग को बुझाने का काम किया। लेकिन उस समय संकट ये था कि पुलिस की ज़रूरत थी उस समय, और पुलिस जो है हड़ताल पर थी। उसको लेकर के भारत सरकार से लेकर के मैंने यहाँ की सरकार तक सब लोग चिंतित थे। और गांधी जी ने उसी बीच में बयान दिया कि पुलिस आंदोलन का जो नेता है वो आकर के हमसे मिले। और तिवारी जी उसमें बड़ी बड़ी मूछ रखते थे, उसको उन्होंने कटवा दिया। और पुलिस जो है बिहार की इस प्रयास में थी कि गांधी जी के कैंप में, गांधी जी के अंदर प्रवेश करें, इसके पहले हम गिरफ्तार कर लें। लेकिन किसी तरह से पुलिस को चकमा देते हुए अंदर चले गए। अंदर गए, उसके बाद जो है गांधी जी को उन्होंने सारी बातें बताई। जयप्रकाश जी आ गए। जयप्रकाश जी का भी पुलिस का जो आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन था। तो जयप्रकाश जी को भी जैसे खबर मिली वो जो है तुरंत जो है वहाँ आ गए। तो गांधी जी ने कहा कि तुम जो है एक बयान अपनी तरफ से दे दो और उसके बाद तुम आत्मसमर्पण करो, और जेल में तुम जयप्रकाश के तरह कैदी मत रहना, मेरे तरह रहना। अरे जयप्रकाश जी जेल से भाग गए थे। गांधी जी के दिमाग में कभी जेल से भागने की बात आई नहीं थी। तो मजाक में उन्होंने कहा कि तुम जयप्रकाश के जैसा कैदी नहीं मत रहना, मेरे जैसा कैदी रहना। हंसी मजाक हुआ। उसके बाद इन्होंने लिख के दिया कि पूरा सिपाहियों का जो फैसला है मैं गांधी जी के हाथ में सौंपता हूँ, उनका जो फैसला होगा हम मानेंगे। उसके बाद पुलिस जो है उनको हथकड़ी पहना के ले गई। गांधी जी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा भी कि ये मैंने हथकड़ी पहनाने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद यहीं पटना का जेल जो आजकल बुद्ध क्या नाम है स्मृति पार्क बना हुआ है स्टेशन के पास, वो जेल हुआ करता था। उसी जेल में उनको बंद किया गया। वो मुकदमा चला। मुकदमा में उनको 7 बरस की 8 बरस की सज़ा हुई शुरू में। फिर हाई कोर्ट में अपील वगैरह में 4 बरस की सज़ा हुई। फिर उनको काट उठ के 2.5 बरस के लगभग या 2.25 बरस के लगभग उनको जेल में रहना पड़ा। 52 का जो पहला चुनाव हुआ 1952 का, उसके कुछ दिन पहले जेल से निकले तो जयप्रकाश जी ने उनको मैंने कहा कि तुम चुनाव लड़ो सोशलिस्ट पार्टी से। और जयप्रकाश जी के ही कहने पर उनके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं था कि मेरे जैसा आदमी जो है वो चुनाव लड़ सकता है या चुनाव लड़ करके विधायक बन सकता है। चुनाव लड़े, जीते और 1952 में विधायक बने। उनके विधायक बनने के बाद हम लोग पटना आए। पटना आए तो हम लोगों के लिए बड़ा संकट था। शहर हम लोगों ने देखा नहीं था और भाषा के साथ भी कोई तकलीफ और थी? वो जो एमएलए फ्लैट नया नया बना था, सब एक तरह का फ्लैट,
उसके अलावे जो है भाषा को लेकर के जो है दिक्कत होती थी। भोजपुरी के अलावे और कुछ हम लोग बोल नहीं सकते थे, और गांव जानते ही नहीं थे बोलना। और गांव की जो भोजपुरी होती है खांटी, वो एक अलग किस्म की भोजपुरी होती है। शहर में जो लोग रह गए भोजपुरी इलाका के, उनका थोड़ा सा मच जाता है, थोड़ा परिष्कृत हो जाती है भोजपुरी। हम लोग जो है निठाह भोजपुरी वाले थे। अब उस समय एक घटना भाषा को लेकर के किस तरह से परेशानी होती है। आपको याद है कि हम लोग आए तो मिलर स्कूल के बगल में प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। आजकल तो उसका पक्का भवन बन गया है, 2 तल्ला या 3 तल्ला हो गया है। उस जमाने में पुराना जिस तरह का मकान बनता था, खपड़ा नरिया वाला, उस तरह का जो है उसका कमरा था, और उसी में हम लोग पढ़ते उड़ते थे। तो एक बार हमको मैंने पैखाने का एहसास हुआ, बाथरूम हम जाएं, तो मैंने वहाँ के जो क्लास मॉनिटर थे, हमारे क्लास मॉनिटर से मैंने छुट्टी मांगी। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत ये थी कि गांव में जो चलन था, मैंने कोई निपटने के लिए जाना चाहता था तो उसके लिए वो सब था मैदान जाना। इसलिए मैदान जाना कि सब लोग मैदान में ही जाते थे, घर में मैंने बाथरूम की या पैखाना की कोई कल्पना नहीं थी। तो हमने कहा कि मैदान जाएंगे। अब मैदान जाइब, भोजपुरी में ही हमने कहा कि मैदान जाइब। अब हमारा जो क्लास मॉनिटर था, चंद्रिकाबाद में गरीब आदमी था, यहाँ यारपुर का रहने वाला, मलेरिया डिपार्टमेंट में दवा छिड़कने का काम करता था, हमसे बाद में भी मुलाकात होती थी। उसको लगा कि हम खेलने के लिए मैदान जाने की बात कर रहे हैं। उसने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, क्लास चल रहा है, क्लास छोड़ के मैदान जाओगे खेलने के लिए। अब हम 2-3 बार हमने उसको कहा। उसके बाद एक दूसरा शब्द जो है उसके लिए हम जानते थे, अगना। तो हमने उसको कहा कि आगे जाइए, कह के हम वहाँ से भागे। तो अब एक वो घटना थी। धीरे धीरे हम लोग जो है खड़ी हिंदी सीखने लगे। देखिए वो ज़माना था कि जब पटना में बहुत कम लोग आते थे, शहर में लोगों नया आना शुरू हुए, चुनाव शुरू हुआ, विधायक हुए, तो मान लीजिए किसी को ज़रूरत हुई तो लोग धीरे धीरे पटना आने लगे। लेकिन शहर के जीवन से लोग परिचित नहीं थे। अब आपको एक किस्सा हम सुनाते हैं। अब जैसे हम ही लोग थे, अब हम लोग थे तो जब आए मेरे फ्लैट में तो फ्लश लैट्रिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो संजोग ऐसा था, मैं उसको पानी से हम लोग ये करते थे। संजोग ऐसा था कि एक बार हम गए उसका इस्तेमाल करने के लिए, और जैसे हम उठने लगे तो वो जो चेन होता है जिस फ्लश को दबाने के लिए, अचानक उस पर हाथ पड़ा और खिंचा गया। तो जो पानी निकला एक साथ, तो हम कूद गए। हमको लगा कि क्या हो गया। बाद में धीरे धीरे जो है पता चला कि अच्छा, उसके बाद पंखा जो है, वो पंखा का रेगुलेटर जो है पहले पुराने ज़माने में होता था, जिसमें वो लिखा रहता था 1 2 3 4 5। तो हमारे चचेरे भाई थे, वो हम लोगों से पहले पटना आए थे। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि अच्छा वो क्या करते थे कि बिना हम लोगों को बताए हुए उसको कभी तेज कर देते थे, कभी धीरे कर देते थे। हम लोगों को चमत्कार की तरह लगता था, कैसे चेत कर रहा है। वो एकदम बिल्कुल जो होता है कि ये उनको रहस्य मालूम है, और वो बताने के लिए तो वो बड़ा खुशामद हम लोगों ने किया कि भाई बता दो। तो वो बताने लगे तो उसको दिखा रहे थे कि देखा। अब हम थे, हमारे बड़े भाई थे, और पता नहीं कौन था। हम लोग 2-3 आदमी जो है उनका कंधा पकड़ करके देख रहे हैं गौर से। अब देख रहे हैं तो उसमें नंबर जो है दिखाई दे रहा है 1 2 3। वहाँ वो उंगली सटा के दिखाना, तब तक उनको मारा बिजली का झटका। वो उंगली जो सटा के ये कर रहे थे, झटका मारा, तो हम लोग जो उनका शरीर पकड़े हुए थे शरीर के साथ, अब वो सबको झटका लगा, सब लोग जो है फेंकाए। अब जो है ये हम बता रहे थे कि आपको क्या स्थिति थी उस समय। तो ये सिलसिला चला। हमारे पिताजी पुलिस के सिपाही थे। इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके पिताजी रामानंद तिवारी जी बिहार की राजनीति का हिस्सा तब बन गए थे जब तक कुछ व्यवस्थित नहीं था, सब कुछ बहुत बिखरा सा था। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, ऐसे नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना था। इनके बीच में आपका बचपन बीता, तो उनके साथ जुड़ा कोई विशेष किस्सा आपको याद हो तो? देखिए, आप जो बिखरा कह रही हैं, हमको नहीं समझ में रहा है उस बिखराव से क्या मतलब था। बिहार की राजनीति तो इस देश में आज़ादी के आंदोलन से ही शुरू हुई, और ये सब लोग, कर्पूरी ठाकुर हों, रामानंद तिवारी हों, जयप्रकाश नारायण हों, या उस जमाने के तमाम लोग, ये सब लोग उसी आंदोलन से निकल करके आए थे।
इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई राजनीति नई थी या राजनीति में छितराई हुई थी, राजनीति व्यवस्थित थी। आप समझिए कि हिंदुस्तान जैसे देश में 1952 का चुनाव करा देना ये कोई साधारण बात नहीं थी। तो एक सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि मैंने एकदम जंगल वाली स्थिति थी। कर्पूरी ठाकुर जो है वहीं बगल में रहते थे हम लोगों के, उसके बगल में केदार पांडे जो बाद में मुख्यमंत्री हुए वो रहते थे हमारे, ठीक हम लोगों का पिछवाड़ा आमने सामने था। उसके बगल में जो है वो सुमित्रा देवी रहती थी, मीरा कुमार जो अभी मैंने दिल्ली में मिनिस्टर थी और स्पीकर थी, उनकी सास सुमित्रा देवी, उनका पति मंजुल जो है हमसे 2 साल मैंने सीनियर था। फिर शंकर दयाल सिंह बिहार के में काफ़ी उनका नाम था साहित्य वगैरह में, उनके पिताजी जो है कामता सिंह काम हुआ करते थे। और कामता सिंह काम भरा हुआ, हमको अभी तक उनका चेहरा जो है याद है, भरा हुआ चेहरा, एकदम पूरा मैंने तंदुरुस्त शरीर, बड़ी बड़ी मूछ, और वो जो ठहाका मारते थे पूरा एमएलए फ्लैट जो है वो गूंज जाता था। और वो जो लिखते थे, उनकी जो शैली थी वो अपने तरह की शैली थी। शंकर दयाल भाई भी लिखते थे, शंकर दयाल भाई की भी शैली की लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन कामता सिंह काम की शैली जो है ओरिजिनल थी। ये एक स्थिति थी। आपको राजनीति वहाँ किस ढंग की थी? देखिए 19 देश जब आज़ाद हुआ था उसमें भयानक अकाल पड़ा था, भूख की स्थिति थी। और इसी बीच में आज़ादी के बाद जो है 52 या 53 में बिहार सरकार ने नहर का सिंचाई का रेट जो है बढ़ा दिया। उसके खिलाफ लंबा एक आंदोलन चला, समाजवादियों ने आंदोलन चलाया, बाद में उस आंदोलन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी जुड़ी और पटना में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो जहाँ से आया था पैदल आया था। अब समझिए कि चाईबासा से कोई पैदल आ रहा है, 15 दिन 16 दिन पहले चले हैं, खाना पीना अपना पीछे पोटली में लेके कंधा पर लिए हुए चले आ रहे हैं, जहाँ रात हुई सो गए, ये स्थिति थी। और एमएलए फ्लैट में उस मैंने किसान मार्च के 2 दिन 3 दिन पहले से जो लिट्टी का लगना शुरू हुआ, उसका धुआं जो है चारों तरफ ये था। तो हमको अभी तक वो आँख का में जो धुआं लग रहा था वो उसका स्मरण है। बाद में इधर उसके बारे में डिटेल जानकारी मिली कि उसका प्रदर्शन का मकसद क्या था। उसमें जयप्रकाश नारायण शामिल थे, उसमें अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर लोहिया, अशोक मेहता, तमाम दिग्गज नेता जो है वो शामिल थे। उस समय श्री बाबू चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उस समय जो मैंने सरकार में शामिल लोग थे और अपोजिशन में शामिल लोग थे, उनमें संबंध बहुत कड़ुआ नहीं हो पाया था। इसलिए कि सब लोग जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सब लोग आज़ादी के आंदोलन से ही निकल करके आए थे। तो इसलिए उस तरह का कड़ुआपन जो है संबंध में नहीं था। रहन सहन में एकदम सादगी थी। आपको एमएलए फ्लैट से निकल करके साइकिल से लोग जाते थे, हमारे पिताजी जाते थे, लाल टोपी पहनते थे। लाल टोपी सोशलिस्टों का जयप्रकाश नारायण ने लाल टोपी पहना तो सब समाजवादी लोग लाल टोपी पहनने लगे। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी मुलायम सिंह की पार्टी के लोग लाल टोपी पहनते हैं। यहाँ तो अंदाजन किस साल की बात कर रहे हैं ये सारे किस्से? 52, 53, 54, 55, 57 यही इसी सब का के समय का है। धीरे धीरे देखिए उस समय पूरे एमएलए फ्लैट में एक टेलीफोन होता था। टेलीफोन अभी एमएलए फ्लैट में जो कैंटीन है, कैंटीन के बगल में एक कमरा है, अभी भी वो कमरा है, उसी में एक टेलीफोन रखा रहता था। टेलीफोन पर एक आदमी की ड्यूटी रहती थी। किसी का टेलीफोन गया तो वो लिख लेता था, तो 2, 3, 4 टेलीफोन आया तो जाकर सबको खबर करता था कि आपका टेलीफोन आया है, फलाने नंबर से टेलीफोन आया है। अब वो जिनको माने बात करनी होती थी तो वहाँ जाते थे, वहाँ से फिर टेलीफोन से बात करते थे, बात करके रजिस्टर पर दर्ज होता था कि हमने इस नंबर पर इतनी देर बातचीत की। तो ये स्थिति थी उस समय जी। तो उसमें जो है जो सक्रियता थी विधायकों की, कर्पूरी जी हो, तिवारी जी हो, माने सक्रियता की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उतने अभाव में न कोई बस का उन लोगों को पास की सुविधा थी, न रेल के पास की सुविधा थी। 250 रुपये महीना मिलता था, 10 रुपया रोज जो है भत्ता मिलता था। यही हालत थी उस समय। उस समय इतनी माने इसमें किल्लत में लोग थे, लेकिन जनता से और कार्यकर्ताओं से जो रिश्ता था वो रिश्ता एक अलग प्रकार का था। इसी पर अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने उस वक्त की भी राजनीति देखी है जब
जो विधायक थे वो 250 रुपये कमाते थे, जब विपक्षी दल के नेताओं के बीच में कड़वाहट नहीं थी। तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि 1953 की राजनीति में और 2021 में बिहार की जो राजनीति है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? क्या ऐसे बदलाव हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं होने चाहिए थे? देखिए, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का काल अलग अलग है। उस समय जो है गांधी के प्रभाव का मैंने हिंदुस्तान के राजनीति पर प्रभाव था। गांधी ने का जो एक आदर्श था, मानदंड था, उसके अनुसार जो है लोगों का लिविंग था, लोगों का माने सामाजिक सरोकार थे। धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू का ज़माना आया तो वो कमज़ोर होता गया, और कमज़ोर के बाद जब इंदिरा गांधी का ज़माना आया तो आप देखिएगा कहावत ये चलती थी कि इंदिरा जी मुख्यमंत्री को ऐसे बदलती हैं जैसे साड़ी बदलती हूँ। तो और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ने लगी, हम लोग जब विधायक हुए तो उस समय सुविधाएं काफ़ी हो गई थी, पैसा काफ़ी मिलने लगा था, गाड़ी के लिए लोन मिल रहा था, टेलीफोन की सुविधा थी, माने रेलवे का कूपन मिल गया। ये सब उस ज़माने में नहीं था। तो आपके एफिशिएंसी के कार्यक्षमता को बढ़ाने के नाम पर सुविधाएं बढ़ी, और उन सुविधाओं ने हमको जो है हमारे अंदर जो एक मैंने कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ रिश्ता था, वो रिश्ता दूरी में बदल गया। तो पहले वाली बात एक अलग थी। और आज़ादी की लड़ाई में लोग जो है माने उनके सामने ये चुनौती थी। अंग्रेज लोग समझते थे कि हम ही लोग यहाँ ज्ञान लेकर के आए हैं, नहीं तो हम लोगों के आने के पहले हिंदुस्तान में अंधेरा था। तो एक ही भी चुनौती थी कि बौद्धिक स्तर पर अंग्रेजों को हमको चुनौती देना है। तो एक से एक प्रकांड विद्वान हुए। जयप्रकाश नारायण जो है वो, उसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये जो है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद के बारे में जितना जानता है जयप्रकाश, उतना देश में कोई नहीं जानता है। ये मैंने कहा जाता था। कोई भी नेता ऐसा नहीं था। डॉक्टर लोहिया का कहना ही क्या था, जिसको इस देश के इतिहास के बारे में, अलग अलग मुल्कों के इतिहास के बारे में, देश कैसा बनना चाहिए, समाज कैसा बनना चाहिए, इसके बारे में उनकी दृष्टि नहीं हो। अब वो स्थिति आज के दिन नहीं रह गई। जी। अब मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि आपके अंदर एक राजनेता बनने का सपना जो है वो कब पनपा, कब आपने फैसला लिया कि आप भी राजनीति से जुड़कर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए, राजनेता वगैरह बनने का क्या, हम पॉलिटिकल वर्कर रहे। अब चूंकि हमारे घर में राजनीति का माहौल था और हम समाजवादी आंदोलन में ही आए। हम पहली दफ़ा 1965 में जेल गए। 1965 में जो है एक घटना घटी थी कि कृष्ण वल्लभ साहब चीफ मिनिस्टर थे और समाजवादियों का बहुत भारी आंदोलन बिहार में 1965 में हुआ था। उसमें डॉक्टर लोहिया जो है गिरफ्तार हुए थे पटना में। उनको गिरफ्तार करके रात भर कोतवाली थाना में कुर्सी पर बैठा करके रखा गया। भोला प्रसाद सिंह, उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी गिरफ्तार हुए थे। और हजारीबाग जेल में जो है वो सक्सेना साहब एएसपी थे जो बाद में डीजीपी बने, वो लोग लेके गए थे। उसके विरोध में गांधी मैदान में एक सभा हो रही थी। 11 अगस्त या 12 अगस्त की सभा थी। हम भी सभा में क्या होगा, 144 था। उसके पहले जो है मैंने लाठी चली थी, टीयर गैस चला था, गोली चली थी। पटना में दहशत का माहौल था। उसी माहौल में वो सभा हुई थी। सभा के लिए माइक से प्रचार नहीं हुआ था, एक हैंडबिल छाप करके ऐसे हाथों हाथ बांट करके सभा हो रही थी। मुश्किल से 150-200 आदमी थे। उस समय हमारे पिताजी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, तो वही अध्यक्षता कर रहे थे। कर्पूरी जी नीचे मंच के नीचे बैठे हुए थे, हम लोगों के बगल में थे। राम अवतार शास्त्री पटना के सांसद हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो बैठे हुए थे। यहाँ जहानाबाद के आसपास के एक सहदेव यादव थे, वो विधायक थे, वो बैठे हुए थे। और मंच पर तिवारी जी थे, चंद्रशेखर सिंह थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, और कई लोग थे। पुलिस आई, पहले राइफल वाली पुलिस आई, वो उतर के खड़ी हो गई। उसके बाद लाठी वाली पुलिस आई और कुछ लोग सिपाही चढ़ गए मंच पर, और कुछ लोगों ने सामने जो श्रोता थे उनको पीटना शुरू किया अकारण, बिना किसी ये के। लाठी चलने लगी। तो उस समय हमारी उम्र कम थी, 21-22 साल की उम्र थी। हम तुरंत उठे और भाग चले। फिर भागते भागते हमने पीछे मुड़ करके देखा तो हमने देखा कि हमारे पिताजी खड़े हैं और पीछे से किसी सिपाही ने एकदम दोनों हाथ से बेंत की लाठी जो है उनकी पीठ पर मैंने मारा, ऐसा कि उनका चेहरे का रंग फट गया। अब वो बेटा और पिताजी का ऐसे सामने हो रहा है। हम दौड़ के आए, हमने उनको
पकड़ लिया तो जो लाठी दोनों तरफ से उन पर चल रही थी, तो 4-5 लाठी जो है मैंने हमारे पीठ पर लगी, और जो हुरा होता है मैंने मूठ जो लाठी का, उससे किसी ने हमको पीछे से मारा तो मेरी सांस टंक गई और हमको लगा कि जान गया। मुंह से आवाज़ निकली कि जान गई लो दादा। तो बाबूजी ने कहा कि तुम भागो भागो, नहीं तो तुमको मार देगा सब। तो हम झटका उटका से पुलिस को मार और करके निकले, वहाँ से भागे, और जो सेंट जेवियर्स स्कूल है उस किनारे में वहाँ सड़क पर एक आदमी रुक के और तमाशा देख रहा था, उसके साइकिल पर बैठ के हम चले। वहाँ मंच पर जो है चंद्रशेखर बाबू थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जिनका यहाँ बोरिंग कनाल रोड में घर है। वो रामचरित्र बाबू 1952 में मिनिस्टर हुए थे, उनके लड़के थे। बाप कांग्रेस पार्टी में थे और बेटा कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हुए, 1967 में मिनिस्टर भी हुए। वो उनके यहाँ सर में लाठी लगी एक, और वो गिर गए बेहोश होकर के। सिपाहियों ने उनको देखा भी नहीं, वैसे ही छोड़ करके चले गए। जब उनको होश आया तो कोई आदमी साइकिल डगराते हुए जा रहा था, उन्होंने रोका। उसका सहारा लेके छज्जू बाग में कृष्णकांत सिंह कांग्रेस के एक नेता थे, मंत्री भी रहे हैं, वो उनके साले थे, उनके घर में गए। ये स्थिति थी, मैंने इस तरह से पिटाई हुई। तो ये सब के सब लोग, हमारे पिताजी का 1970 में मैंने क्या नाम है, बेतिया में मझौलिया फार्म में इतनी मार लगी, जमीन का आंदोलन चला रहे थे वहाँ, कि एक रोगी महतो समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता थे, वो उनके देह पर मैंने गिर गए और उनकी जान चली गई। तो पूरी राजनीति समाजवादियों की जो है वो संघर्ष वाली राजनीति थी। बाद में जो 67 में सरकार बनी, पहली दफ़ा बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है उसके मुख्यमंत्री बने। और उसमें आप देखिएगा कि जनसंघ पार्टी, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, पहले जनसंघ कहलाती थी, तो जनसंघ पार्टी भी थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के इंद्रदीप सिंह और चंद्रशेखर सिन्हा उसमें मंत्री थे। हमारे पिताजी उसमें गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर हुए। सरकार 2 बार वो बिहार के होम मिनिस्टर हुए। तो उस समय की स्थिति ये थी कि साहब, जब पहली सरकार बनी उसी समय 66-67 में भयानक अकाल पड़ा था बिहार में, और सब सरकार बनी तो उसके सामने चुनौती यही थी कि इस अकाल से किसी को हम भूख से मरने नहीं दें। आदमी तो आदमी, हम जानवर को भी भूख से नहीं मरने दें। और इस मामले में उन लोगों ने सुपर्ब काम किया। लेकिन देखिए, सरकार चल नहीं पाई। जो आपस का ईगो होता है, उसका जो टकराव है, उस टकराव के चलते सरकार जो है टूट गई। और उसी समय बीपी मंडल साहब, जो मंडल कमीशन जिनके नाम पर होता है, वो जो है मैंने सरकार में शामिल थे, दूसरी सरकार जो बनी थी उसमें, और वो एमपी हो गए थे। लेकिन वो आ गए यहाँ बिहार के सरकार में शामिल होने के लिए। लोहिया जी इस पर काफ़ी मैंने नाराज हुए थे, उनको सरकार से हटाया गया और शोषित समाज दल बना करके सरकार को उन्होंने तोड़ दिया। तो जनता में एक भयानक निराशा व्याप्त हुआ, क्योंकि कम्युनिस्ट भी थे और जनसंघ भी था। कांग्रेस के लोगों ने देखा था, अपोजिशन के तमाम पार्टियों को सत्ता में देख लिया, और लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग सत्ता नहीं चला, सरकार नहीं चला सकते। तो एक निराशा थी। उसी निराशा के पृष्ठभूमि में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था। जो 74 का आंदोलन था, वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन था। छात्र और नौजवान के नेता जो है 18 मार्च 1974 को जो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जयप्रकाश जी के यहाँ जा करके उनसे उन लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। और जयप्रकाश जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो एक बड़ा जुगांतकारी जो है आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने सबसे अहम चीज़ क्या सीखी? क्या? अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने सबसे अहम चीज़ क्या सीखी? सीखने के लिए तो पूरा जीवन आज मैंने रोज आदमी सीखता है। अब उसमें कोई अहम चीज़ क्या और कम चीज़ क्या, एक एक चीज़ अहम है। और रोज आदमी हर क्षण ये जो है आदमी सीखता रहता है। इसलिए वो कोई ये बात नहीं है। हम लोग समाजवादी मिजाज के आदमी हैं, समाजवादी विचार के आदमी हैं। मेरा सौभाग्य है कि हम जो है समाजवादी आंदोलन की हमने राजनीति की। हमने शुरू से ही मंडल कमीशन का समर्थन किया। हम जयप्रकाश आंदोलन के ऐतिहासिक आंदोलन में हम शामिल हुए। मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ
मैंने लड़ाई में हम शामिल नहीं हुए, लेकिन एक दूसरी आज़ादी जो है जिसमें देश में इमरजेंसी लगी थी, उस लड़ाई में हम शामिल थे। उसमें हम जो है इमरजेंसी में जेल में रहे, और एक बार नहीं कई बार हम लोगों को समाजवादी आंदोलन में जेल जाना पड़ा। पटना का जेल हो, आरा का जेल हो, आपको क्या नाम है तिहाड़ जेल में 2-2 बार रहना पड़ा। तो हम लोगों का संघर्ष में ही जीवन बीता, संघर्ष में ही जीवन बीता। और संघर्ष का जो ये होता है वो आदमी झेला। तो संघर्ष ने ही हम लोगों को बनाया। लोहिया को नज़दीक से देखा, लोहिया की गाड़ी का ड्राइवरी किया, लोहिया का भाषण सुना, जयप्रकाश जी के बहुत ही करीब रहे, उनसे हम लोगों ने सीखा। तो उस ज़माने में समाजवादी आंदोलन के कुछ प्रखर नेता लोग बचे हुए थे, और हमारा इस मामले में सौभाग्य था कि उनका सानिध्य हमको मिला और उनसे कुछ सीखने और जानने का भी मौका मिला। उम्मीद करती हूँ कि आज शिवानंद तिवारी जी ने हमें जो किस्से सुनाए हैं वो किस्से आपको याद रहेंगे, आपको वो किस्से पसंद आए होंगे। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।